नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं पेट के कुछ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। चलो बिना किसी देरी के हम लोग सीधा टेस्ट पे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग जान लेंगे कि इसका सिलेबस एक्चुअल में है क्या क्या। ठीक है, ताकि हम लोग ये अंदाजा लगा सकें कि जब एग्जाम में आएगा तो तैयारी जो होगी किस माइंडसेट से हम लोग करेंगे, उसके आधार की पर। ठीक है, तो पहला आपका जैसे भारतीय इतिहास ही है, तो भारतीय इतिहास में आपका 5 नंबर का आएगा। और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी इतिहास का ही हिस्सा है, लेकिन ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक हिस्सा है। और फिर है तीसरा है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी 5 ही अंक का पूछा जाएगा। आपके पूछेंगे 5, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, में भी 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो आपका जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, ये भी 5 का। प्रारंभिक गणित भी 5 है। इसके अलावा आपके जो आपका अंग्रेजी वाला सब्जेक्ट है, जनरल अंग्रेजी, यहाँ पर हिंदी लिखा है। ठीक है, तो ये भी आपका पूछा जाएगा 5 ही नंबर का। इसमें एक पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न होंगे और उससे जो ग्रामर होगा उसका एप्लीकेशन होगा। रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। ये आपके 10 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे 5-5 क्वेश्चन है, 5 टॉपिक ऐसे हैं जो 10-10 क्वेश्चन के हैं। जैसे आपका करंट अफेयर्स हुआ, ये पूछा जाएगा 10 नंबर का। जनरल अवेयरनेस जो है, ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपके भारत या विश्व के राष्ट्रीय उद्यान, खेल, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, केंद्र शासित प्रदेश, यही सब पूछा जाएगा। इसके अलावा अगला जो है वो है अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन एवं विश्लेषण। ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे इसके, 2 पैराग्राफ के रूप में। 14 नंबर जो है वो भी ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण करने को आएगा। ठीक है, और इससे भी पूछे जाएंगे आपके कितने, 10 अंक के क्वेश्चन। और तीसरा है आपका तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी डीआई करके जो एक आपका मैथमेटिक्स में चैप्टर है, उससे प्रश्न पूछे जाने। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, प्रैक्टिस सेट 1 को। पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नाम का सिक्का किस शासक ने निर्गत से? अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो करेक्ट आंसर है डी, रिजुपालिका। कहाँ पर है आपका? वो है रिजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5वां नंबर है, राख का टीला निम्नलिखित में से इसका करेक्ट आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार में भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय अधिनियम परिषद 1892 में। अगला प्रश्न है, 7वां, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नमक कानून को निरस्त कराना, नमक पर जो टैक्स था उसको निरस्त कराना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 8वां प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1905 में। 9वां प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? तो करेक्ट आंसर है डी, बनारस। बनारस में उसका बहिष्कार किया गया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ने रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत दत्तक पुत्र को, यानी गोद लिए पुत्र को, उत्तराधिकार से वंचित किया गया, बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया गया?
तो ये थे आपके जो हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, वो उसके अनुसार था। करेक्ट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चाइना की। और 12वां प्रश्न है कि बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। करेक्ट आंसर ए है। 13वां प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी, भूमध्य सागर में। कहाँ पर? भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, भारत की अवस्थित लोकेशन पूछ रहा है, भारत की मैप में कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर क्या है? सी। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में, और देशांतर ये 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के बीच है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की सकल आबादी का कुल कितने प्रतिशत है? तो वो थी आपकी 31%। कितनी थी? 31% थी। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि साख पत्र यल/सी दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आयातकर्ता को। औद्योगिक विकास नियम स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में जो पूर्व का मैनचेस्टर है उसको कानपुर को कहा जाता है, और ये कानपुर हब है इंडस्ट्री का, तो इसलिए करेक्ट आंसर ए है। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान क्या है? तो ये है करेक्ट आंसर सी, जनता सरकार के द्वारा यह अवधारणा लाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, M3 को। 20वां प्रश्न है, कह रहा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 का सी, वित्त मंत्रालय से। आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। 21वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर हमको पहले टाइम लिखना पड़ेगा कि कौन सबसे पहले आई, कौन उसके बाद आई। ठीक है। 1977 में आई थी अशोक मेहता। कब आई थी? 1977 में समिति आई थी। और उसके बाद में जो आई थी आपकी 1985 में JKV राव समिति, 1985 में आई थी। और 1986 में आई थी आपकी LM, कितना आई थी 1986 में? LM सिंघवी समिति। और ये PK जो थुंगन समिति है, ये आई थी 1988 में। तो कालक्रम के अनुसार आप देख लेंगे, तो ये तीसरा है पहले नंबर पर, 85 उसके दूसरे नंबर पर, ये है आपका तीसरे नंबर पर, और ये है आपका चौथे नंबर पर। तो यानी जो क्रम है 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 करेक्ट आंसर सी है। ठीक है। 22वां है कि भारतीय जो संविधान में संशोधन किसके लिए विधेयक लाया जा सकता है? ठीक है। 22वां प्रश्न, तो 22 का करेक्ट आंसर है सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में विधेयक लाने के लिए आप लागू कर सकते हैं, विधेयक लाया जा सकता है कानून, उसको संविधान में संशोधन के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है डी, इनमें से किसी में से नहीं, क्योंकि शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया के जो नवसार भारत की देन है। ठीक है। तो ये किसी भी देश से लिया नहीं गया है। ठीक है। यह कहीं भी उल्लेख भी नहीं है संविधान में कि शून्यकाल होगा। ठीक है। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में शून्यकाल घोषित करना पड़ जाए तो किया जा सकता है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो 24 का करेक्ट आंसर है सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। सभी भारतवासियों को वो सारे अधिकार हैं जो कि यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अधिकार दिए जाते हैं एज ए नागरिक के तौर पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय
संविधान समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो 25 का DS कौन था? ठीक है, आंसर है। अगला प्रश्न है कि है किससे वायुमंडल से अधिक दाब, क्योंकि वायुमंडल से अधिक दाब होता है इसीलिए कटने पर शरीर से बाहर रक्त बहाने लगता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर की, जीव विज्ञान नाम किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, लीनियस ने। किसने दिया था? सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। जीव विज्ञान शब्द का इन्होंने जो नाम पद्धति दिया था, जो जीव विज्ञान दिया था शब्द, वो सबसे पहले दिया था लेमार्क ने। ओ सॉरी, गलत ही हो जाता है, सर्वप्रथम दिया था लेमार्क ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी है, लेमार्क। 28 प्रश्न है, 28 नंबर की, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? 28 का, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज जो पेड़ के छाल है उससे निकाला जाता है, तो सबसे ज्यादा वही पाए जाते हैं, पेड़ ही। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा गिरती है तो फोटोन लिखते हैं, उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है आपकी खगोलीय दूरी इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है आपका वो 9.46 इंटू 10 के पावर 15 ये मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? पारसेक। क्या होता है? ये आपका होता है पारसेक, और एक पारसेक बराबर जो होता है वो होता है आपका 1 पारसेक में जो होता है, इसको मैं डायरेक्ट मीटर में ही लिख दे रहा हूँ, 3.8 इंटू 10 के पावर 16 क्या, ये आपका होता है मीटर। ठीक है, मीटर को हम से लिख देते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर की, 2 अंकों वाली संख्याओं में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का गुणनफल 8 है। संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो चूंकि अंक आपस में बदल दिए गए हैं ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि संख्या आपकी थी, यहाँ पर हम यहीं पर हल कर ले रहे हैं। मान के चलिए 10x प्लस वाई थे, ये। ठीक है, तो y माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये 2 हो गया y माइनस एक्स, और कह रहा है कि इनका गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर कितना है? 8 है। तो अब देखो वो संख्या कौन सी होगी? अंक जिसको घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए, तो 24 ही होगी, क्योंकि 24 होगी या तो 42 होगी, लेकिन y 4 होगा, y बड़ा है क्योंकि y में से x घट रहा है। ठीक है, तो y बड़ा होगा ना, y यहाँ पर इकाई अंक है ना, 10x प्लस वाई, यानी ये इकाई पर है, तो इकाई वाला अंक ज्यादा होगा, तो यानी इसका करेक्ट आंसर है डी, 24। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा भी सकते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक कस्बे में 5% जनसंख्या जो थी किसी महामारी में मर गई। तो मान के चलो 100 थी, 5% मर गई, तो बची कितनी? 95% बची। और कह रहा है कि यदि बची संख्या में से 8% घबराकर घर छोड़कर चले गए हों, जो बची थी उसमें से कितने? 8%। तो 8% जब भाग गए होंगे तो 92% बचे होंगे। यही तो हुआ, 92% बचे, तो शेष लोग कितने कितने बचे? तो पहले 95 का 8% भाग गए तो 92% बचा ना, तो इस 92 आप 95 का 92% निकाल डालो, ये जो आएगा ये इतने के बराबर है। ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके 88,274। 88,274 के ये बराबर होगा। इसको काटोगे ना
इसको कट पिट करके आपका आ जाएगा ये 87.4%। और ये बराबर कितना है 88,274 के। इसको जब कट करोगे तो ये 87.4% इतने बराबर है। तो कुल जनसंख्या पूछ रहे हैं तो 100, तो 100 बराबर क्या होगा, इसको इससे भाग करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। तो इसको हम लोग करेंगे 88,274 गुणे 100 और बटे 87.4। ये देखिए 10 बार में लगभग लगभग जा रहा है, तो इसकी संख्या जो होगी वो लगभग किसके आसपास होगी, बी के आसपास होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर 88 नीचे 87 है, तो कुछ एक से ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है कि 33 नंबर क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका वर्गमूल निकालो, तो हम इसको यहाँ पर हल कर ले रहे हैं। 10201, दो दो का जोड़ा बनाएंगे वर्गमूल निकालने के लिए। एक एक कम एक, एक एक कट गया और यहाँ एक एक उतारे तो 2 हो गया। अब यहाँ 02, अब यहाँ पर 0 भी ले जाएंगे तो 20, 0 हम 0 तभी होगा क्योंकि 2 इससे कम है। 1 ले जाएंगे तो 21 सेकंड में 21 हो जाएगा, यानी बहुत कम है, तो यहाँ हम 0 करेंगे। यहाँ पर 0 और 0 0 0 जोड़ेंगे तो 20 में 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 2, यहाँ से 01 और उतार लेंगे, 51 में ले जाएंगे तो चला जाएगा, तो यानी 101 आ गया इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना आएगा 101। 34 नंबर है कि इनमें से इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इन सब का योग बटे 4, क्योंकि क्या औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो इन सब का योग यदि यहाँ से हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16, इसको हमने हल किया। इनका सबका जब एलसी बटे पदों की संख्या 4 है तो 4 लिख दिया हमने यहाँ पर। ये 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। अब इसका टोटल जो एलसीएम लेंगे वो आएगा 48, तो 12 48 आएगा इनका एलसीएम तीनों का, और नीचे 4 है तो 4 ऐसे लिख देंगे बटे। अब 48 को 4, 12 चौक 48 तो 36 प्लस ये 8 छक 48, 6 पंचे 30 और प्लस 12 चौक 48 तो 7 चौक 28, 16 3 48 तो 15 3 45। इसको सब जब जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ने पर जब हम लोग हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 139 बटे, ये आ जाएगा 139 बटे 192। तो इसका करेक्ट आंसर है 139 बटे 92। 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 10⁶ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लो, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें से 2 पावर घटाना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, यहाँ पावर 2 घट जाएगी तो 4 0 यहाँ पर और बढ़ जाएगा। अब देखो कितना है, 4 0 किसमें है, 4 जिसमें 831 है, तो 35 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 1 2 3 4 813। तो करेक्ट आंसर डी है आपका। 36 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है, इसको सब पता है, प्रेमचंद की है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना यानी ईद का चांद होना। करेक्ट आंसर आपका सी है यहाँ पर 37 का। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पहचानिए। तो कह रहा है ईमानदारी मनुष्य का। 69 नंबर है अनल का सही अर्थ क्या है। तो जो अनिल है, ठीक है, उसको कहते हैं वायु और अनल कहते हैं अग्नि को, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। 40वां प्रश्न है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का जो है वो पर्यायवाची क्या है, पक्षी का क्या है, खग, खग माने पक्षी। करेक्ट आंसर इसका सी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, अंग्रेजी का है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ तक है, यहाँ तक है पूरा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ड्रॉप करके ले सकते हैं, उसके बाद पढ़ करके आप लगाइएगा, हम सीधा आंसर पर आते हैं, पढ़ूंगा नहीं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमको सॉल्व कराना है। तो जो पहला लिखा है, विच ऑफ दिस आइटम लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर
प्री हिस्टोरिक मैन में इस ग्राफ में क्या नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ तो देखा फॉसिल है, हंटिंग टूल है, और कौन कौन से है, बोन्स हैं, यही सब मिल रहे थे, ठीक है। तो इसमें कह रहा क्या नहीं था उस समय, तो 48 के ए था, वो उस समय फॉसिल फ्यूल नहीं था, तो वो है फॉसिल, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर, इसमें किस पार्ट में एरर है। यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू सो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, इसमें से किसमें गलत है। तो करेक्ट आंसर है 42 के ए, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि यू आर लर्निंग इंग्लिश के स्थान पर होना चाहिए यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि फॉर ए पीरियड, किसी लंबे समय के लिए आप करते हो तो उसमें आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंग्रेजी का हिस्सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल, ए डॉग, द डॉग, वन है या एन है। तो 43 का करेक्ट आंसर ए है, डॉग के साथ ए लगाते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर के, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, ठीक है। तो इसका क्या करना है, इनटू डायरेक्ट में बनाना है, इनडायरेक्ट में इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आस्क है तो यहाँ पर साइड टू होगा, ये कंफर्म हो गया, या आस्क्ड का आस्क ही होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आई साइड टू शीला मे आई, क्योंकि माइट है ना, तो मे आई नो योर फादर, करेक्ट आंसर ए है। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन, कि द वाइटर फिल्ड द ग्लास विथ वाटर, 45 का, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, द ग्लास वर फिल्ड विथ वाटर बाई ए वेटर, ठीक है। 46 नंबर है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लंबा फार्मूला लगेगा, ठीक है, और इसको मैं रोक करके पहले मैं सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं आपके पास रिटर्न लौटूंगा, तब तक के लिए आप लोग जाइएगा नहीं। मैं इसको वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, ये मैंने कर क्योंकि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कहाँ से कैसे होगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि 1 मार्च 2020 को दिन कौन सा था, क्योंकि इसमें एक फार्मूला लगता है, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, इसलिए हमने रोक करके उसको लिखा है। तो इसका फार्मूला है कि आप पहले ईयर को लिख लें, फिर मंथ को लिख लें, फिर डे को लिख लें, और ईयर का एक कोड होता है जिसको सेंचुरी कोड कहते हैं। जैसे ये इसका सेंचुरी क्या, 2020 की सेंचुरी क्या होगी, 2000, तो इसका कोड जो है 2000 का कोड है, वो है आपका 6, और मंथ का कोड 3 है, और 1 डे तो डे है ही है। तो इसका रिमाइंडर फार्मूला होता है डेट प्लस मंथ का कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, और फिर है लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, उसको डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो हमने ये डे लिख दिया 1, मंथ का कोड 3 है, सेंचुरी कोड 6 है तो 6 है, और लास्ट का 2 डिजिट ईयर के तो 20 है तो 20 है, और ये 5 कहाँ से है, ये देखो लास्ट के 2 डिजिट है, क्योंकि 05 है तो 0 को कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको मैंने 05 लिखो या 5 लिखो कोई मतलब नहीं, तो मैंने लिख कर जोड़ा। ये 35 आया, 35 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पूरा पूरा कट जा रहा है, तो शेषफल कितना बचा 0, और 0 किसको दिखाता है, संडे को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो है इसका डी, संडे। 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि पहले को दूसरे पद से और दूसरे को पहले से रिप्लेस कर दें और तीसरे को चौथे से, तो इसको इससे रिप्लेस करना है, इसको इससे रिप्लेस, तो रिप्लेस करें 7 को 6, और यहाँ 8 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यानी इसका काम खत्म हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, कह रहा है इसी तरह वह कितने अंक 8 हैं जो अपने बाएं 4 8, ये तो दाहिने से विभाजित है लेकिन 6 से नहीं विभाजित है, ठीक है। फिर दूसरा है 4 8, ये मिल गया, ये बाएं से विभाजित है लेकिन दाहिने 3 से विभाजित नहीं है,
इसका मतलब एक भी ऐसा अंक नहीं है जिससे ये विभाजित हो दाएं बाएं दोनों अंकों से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंधों को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष भी दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ए ग्रेटर देन बी इज लेस आर इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी लेस आर इक्वल टू ई, जहां सी इज ग्रेटर देन एफ बराबर जी इज ग्रेटर देन एच। एक कथन दिया गया है, अब निष्कर्ष क्या है, जी इज लेस देन क्या ई। ठीक है, तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक कुछ दो प्रकार के कोड आएंगे इस टाइप के। तो इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार केवल और केवल ए ऑप्शन सही है, निष्कर्ष ए सही है, तो करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, केवल ए जी इज लेस आर इक्वल टू ई सही है, ये वाला गलत आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। अगला प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन है कि NAAC समिति के ने सरकार द्वारा अच्छे बुनियादी सुविधा और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। कार्यवाही के निर्देश, ये कथन है आपका, ये कार्यवाही के निर्देश क्या हैं? विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, क्योंकि दोनों तथ्य सही हैं, विफलता को अपने पक्ष में रखने चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, दोनों सही हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक्स्ट्रानेट को इस भाषा में लिखा जाता है, टेक्नोलॉजी को इस कोड में लिखा जाता है, तो टॉलरेंस का क्या है, चूंकि क्या है, इन नंबर के सामने वो कोड लिख देने हैं, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो लेटर होगा उसी को मैच करा देना। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, मैच कराने पर यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मधुशाला किसकी कृति है, वो है हरिवंश राय बच्चन की, करेक्ट आंसर सी है 51 की, सी हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला मैत्रेय शरण गुप्त की भारत भारती है, रविंद्र पर नाथ टैगोर की गीतांजलि है, चंडालिका है, ये सब है। जयशंकर प्रसाद की जो फेमस है वो कामायनी है। 52 नंबर क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो ये आपका तबला वादक थे, 52 के बी तबला वादक थे। ठीक है, करेक्ट आंसर बी है। अगला प्रश्न है भू संरक्षण किसके द्वारा रोका जा सकता है, यानी भूमि की कटाई किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वन रोपण, वन रोपण के थ्रू इसको रोका जा सकता है। 54 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा है, तो 54 का आंसर है सी, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, पणजी किस भारतीय राजधानी की राज्य की राजधानी है, तो ये आपकी यूनाइटेड टेरिटरी गोवा, करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माले की राजधानी क्या है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है बी मालदीव। मालदीव किसकी राजधानी है, वो माले किसकी राजधानी है, मालदीव की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो करेक्ट आंसर है बी उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उनके न मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालेगा। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो खजुराहो मेन बात है, इसका सबसे जो ज़्यादा चीज़ होती है ये आपका है बी मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रसिद्ध स्मारक कहाँ पर है, बी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कंदरिया महादेव का मंदिर भी वहीं पर है और चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था खजुराहो के मंदिर का। 59 नंबर है कि भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कौन सा सही है, तो 59 का करेक्ट आंसर ए है, केवल एक सही है, क्योंकि मध्य एशिया के जितने देश हैं वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था दोहा में, जिनेवा में, नई दिल्ली में या काबुल में।
60 नंबर क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर है बी, जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा में। अगला प्रश्न है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 61 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, देश का ऐतिहासिक विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में किन निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रधानमंत्री ने इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? प्रधानमंत्री ही इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका, सॉरी, ये सही है। और दूसरा, संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। तो ये दोनों सही है, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन बी जो है 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह विजय दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1971 में जो कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें जीत मिली थी। तो इसी दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से थी? तो करेक्ट आंसर है डी, तमिलनाडु से थी। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ, यह संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए। ठीक है, जिबूती आचार संहिता याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय विधि को। अगला प्रश्न है 68 नंबर, कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के लिए वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया गया था? तो 68 का पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर है बी, आत्मनिर्भरता। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 338। कौन सा? 338 अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC, और 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST SC SCT के लिए है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जो सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यवेक्षक नेतृत्व पुरस्कार है से किसको सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है ए, नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पैरा टाइप का है और इस पैरा का आप यहाँ से शुरू होता है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रोक करके ले लीजिए, फिर पढ़िएगा, फिर करते रहिएगा। और ये यहाँ तक है आपका पैराग्राफ, इसको रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद पढ़िए, क्योंकि हम तो केवल क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चों की सूझबूझ, बेवकूफ़ी, शरारत या सावधानी। तो 71 का है ए, सूझबूझ को, बच्चों की कमीज हिलाना को। पैराग्राफ में लिखा ऑलरेडी प्रश्न का उत्तर। 72 नंबर है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? तो करेक्ट आंसर है बी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इसलिए क्रोध भी आ गया उसको। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा? 73 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है शाबाशी देने का भाव। क्या? शाबाशी देने का भाव। इसको पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, आपको तभी समझ में आएगा, हम क्वेश्चन का आंसर कराते चले जा रहे हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों को जान बचाने का कार्य बच्चों के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या प्राहित को? तो करेक्ट आंसर है दूसरों के हित के लिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए उसने घड़ी देखी। फिर दूसरा एक पैराग्राफ है,
इसको रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कहाँ से यहाँ तक का, और इसके आगे इधर वाले पेज में है, हम लोग आगे वाले पेज में पढ़ेंगे जो कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का। अब इसको आप पढ़िएगा रोक करके, उसके बाद क्वेश्चन का भी शॉर्ट ले लीजिएगा, देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हम कि वहाँ है, भाई कारण क्या था? तो करेक्ट आंसर है डी, जो खेलों का है वो राष्ट्र सम्मान दिया गया। 77 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है बी, खेलों का जो गिरता हुआ स्तर है वो। अगला प्रश्न है 78 नंबर क्वेश्चन है, खेलों के गिरते स्तर का कारण क्या नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। 79 नंबर है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किन कारणों से? तो करेक्ट आंसर है सी, आपसी गुटबंदी होने से उसमें निगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 80 नंबर क्वेश्चन है, करा गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, क्या नहीं है? 80 नंबर क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है खेल, खेल राष्ट्र की उपलब्धियों में से नहीं है। अगला प्रश्न है जो 81 से 85 तक का है, ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, जिसमें मुद्रा की स्फीति दर वार्षिक दर प्रतिशतता में दी गई है। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये वर्ल्ड है, ये डेवलप्ड नेशन है, ये थर्ड वर्ल्ड है, यूएसए और यूके 5 कंट्रियों का दिया गया है 2 वर्षों के लिए, एक 1975 के लिए, दूसरा 1987 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले देख लेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1975 से 1987 जो देशों की थी, देशों में मुद्रा स्फीति की दर कितने प्रतिशत बढ़ी? तो चूंकि 1975 में कितनी थी, 36.2 थी। ये आप देख सकते हैं किसकी, तीसरी दुनिया की बात कर रहा है। तो ये हम लोग आते हैं तीसरी दुनिया में। देखो तीसरी दुनिया में जो 1987 में थी वो 36.2 हो गई थी, लेकिन ये 1975 में कितनी थी, 26.6। तो कितनी बढ़ी? तो बढ़ी पूछ रहा है वृद्धि, तो इसमें जो कितनी बढ़ी, 26 दशमलव कितना बढ़ गई, 6 से 36.2 हो गई, इतनी बढ़ी। तो प्रतिशतता वृद्धि की है, तो 36.2 माइनस 26.6 बटे 26.6 गुणे 100। और इसको जैसे हम लोग काटे पीटेंगे तो यहाँ से हमको आंसर आ जाएगा आपका लगभग 36%। कितना, 36%। तो करेक्ट आंसर है डी। अगला है 82 नंबर की, मुद्रा स्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें कहाँ पर है? ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर, आप ग्राफ पहले देख लें 82। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये देखो करेक्ट आंसर किसमें है, सबसे कम किसमें है? तो विश्व में जो है, वर्ल्ड में सबसे कम है, 14.6 से 16 बढ़ी है, यानी 1.5% बढ़ी है, और यही सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर है आपका वर्ल्ड वाला ऑप्शन, वर्ल्ड, यानी करेक्ट आंसर सी है। 83 नंबर है कि विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या, कि करेक्ट आंसर इसका ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मुद्रास्फीति दर है वो बेहतर नियंत्रण पर था। ठीक है, बेहतर नियंत्रण पर था। यहाँ परसेंटेज चेंजेस भी देखेंगे तो 10.3 दशमलव से 12.7, बहुत ज़्यादा ना परिवर्तन बढ़ा है, ना ज़्यादा घटा है। ये हमेशा कम होनी चाहिए क्योंकि ये महंगाई को दर्शाता है। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं बढ़ा इन वर्षों में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए ही था, ए था। 84 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रा स्फीति की दर में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो पहले हम लोग देख लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ से आपको थोड़ा नज़र लग रहा होगा कि तीसरी दुनिया और विश्व की तुलना करानी है आपको। कौन से वर्ष में? 1987 में। तो 1987 वाला एक काला वाला है वर्ल्ड, और तीसरी तो ये 16 था, एक था 36.2 था। तुलना करानी है तो करा दीजिए।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको घटा देंगे। 84 नंबर क्वेश्चन है, तो 36.2 माइनस 16/16 गुणे 100। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 126 दशमलव कुछ आएगा। पचासी नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 से 1987 की तीसरी दुनिया यूएसए, यूके और तीसरी दुनिया के बीच में जो मुद्रास्फीति दर है उसका अनुपात पूछा है। तो यहाँ से इन तीनों के पहले 1975 वाले का जोड़ लो, तो 1975 का क्या हो जाएगा, ये 26.6 है तीसरी दुनिया का, और फिर यूएसए का 10.3 है, 10.3 है, प्लस यूके का कितना है, यूके का आपका है 1975 का है, तो ये आपका 21.7 है, 21.7 हमने लिख लिया, बटे अनुपात पूछ रहा है ना। 1987 का क्या है, ये आपका है 36.2 प्लस यूएसए का कितना है 12.7 प्लस किसका पूछा है, अब यूके का पूछा है, तो यूके का कितना है, तो यूके का 23.5। अब इसको सब जब जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 293 बटे 362, 393/362, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। फिर एक पैरा टाइप का क्वेश्चन आ गया, इधर तो पैरा बहुत है, 3 पैरा लगातार है। 86 से 90 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम खर्चा है। इनका पहले देख लीजिए, ए टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, इधर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इस ग्राफ में। इससे हम लोग अभी सॉल्व कराएंगे। ये वाला ग्राफ आप चाहें तो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ यहाँ है, लेकिन हम लोग खर्च कैसे करेंगे उसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि बार बार हम नहीं दिखा पाएंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च कितना था, विविध मद पर खर्च कितना, विविध मद पर प्रतिशत खर्च कितना आया था, ठीक है। तो विविध मद पर पूछ रहा है प्रतिशत खर्च, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। एम्प्लॉय मिसलेनियस पे पूछ रहा है, तो मिसलेनियस पर ये 15 के आसपास लगभग दिख रहा है, 15%, और ठीक है, और टोटल कितना होगा, टोटल भी निकाला होगा कुछ ना, 15 ये है, 15 गुणे 100 बटे टोटल कितना है, इन सबको जब जोड़ेंगे तो 135 आता है, सबका 135, इसका 15, तो ये आपका आ जाएगा 11 सही 1/9%। तो यहाँ से जो आंसर आपका आया, ये थोड़ा सा 11 सही 1/9 यानी सी ए वाला आ गया, ठीक है। जलपान पर खर्च, जलपान वाले का देखोगे ग्राफ तो ऊपर से आपको 10 मिलेगा, और 10 लाख और टोटल कितना है 135, 10/135 से कितना हो जाएगा जी, 2/27, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2/27, यानी करेक्ट आंसर बी है। 88 नंबर है कि कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना था, तो कुल मासिक व्यय कितना था 88, 135, टोटल ये यहाँ पर नीचे लिखा है 135, तो करेक्ट आंसर है 135 सी। 89 कितना हुआ कि मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारी के बीच का वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। चूंकि मासिक आधार पर क्या बोल रहा है, परिवहन और कर्मचारी के वेतनों का अनुपात, तो यहाँ से हम लोग ग्राफ अब सीधा चलते हैं कितना था, ठीक है। कर्मचारी और वेतन, ये आपका थे एम्प्लॉय थे 80 हैं, ठीक है। कर्मचारी और वेतन कितना है, वेतन है इनका कर्मचारी और
ट्रांसपोर्ट 20, तो 20 और 80 का अनुपात कितना होगा भैया? 20/80 होगा, यानी 1/4 होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस खाली आपको ग्राफ देखना है, मारते जाना है। यानी 1/4 इसका करेक्ट आंसर है। 20/80 कितना हो जाएगा? 1/, करेक्ट आंसर 89 का ये है। अगला प्रश्न है 90 नंबर की, यातायात पर कितना खर्च हुआ? भैया ट्रांसपोर्टेशन पर 20 हुआ, और टोटल कितना है? टोटल है 135। तो 20/135, जब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 तो आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है ये 91 से 95 के बीच का, ये थोड़ा टाइम टेकन वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि तालिका में 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया गया कि प्रत्येक कॉलेज हर वर्ष 200 बच्चों को परीक्षा में बैठाता है। तो ये देखो, एक एक कॉलेजों की छात्रों की संख्या अलग अलग साल का है, ये बी है, सी है, डी है और ए ई है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्र का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा? तो इसको मैंने हल कर लिया है, तीनों का औसत यहाँ पर निकाला है। ए का निकाला तो 71.33, बी का 70%, सी का ये 86.66, डी का 95% और ई का 73.22। तो इसका सही आंसर है, किसका सबसे कम आया? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि बी का 70 ही है सबसे कम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, क्या है? बी का सबसे कम रहा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन है। तो चूंकि ये विद्यालय किसकी बात कर रहा है? विद्यालय बी की बात कर रहा है ना। पिछले वर्ष की तुलना में 2017, यानी जब 17 में कितने थे? बी में 77 थे, पिछले वर्ष कितने थे? 68 थे। तो भैया 77 बटे 100, जब इसको हल करोगे तो 2/68 गुणे 100, इसको जो हल करोगे तो ये लगभग मान आएगा 13.2। करेक्ट आंसर बी है इसका, 13.235, 13.235 करेक्ट आंसर बी है। अगला प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन, 2015 में ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या था? ठीक है, तो पहले हम 2013 में जाएंगे। ठीक है, 15 में ई के छात्रों की संख्या, तो ये 72 उत्तीर्ण हुए थे, ये पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है ना। तो भैया 72 पास हुए, तो फेल कितने हुए? 72 तो हो गए पास, तो फेल कितने हुए? 100 माइनस 72 कर दो, जितना आएगा उतना आएगा। तो 72 और यहाँ 100 माइनस 72, यानी अनुपाते से 4 से कट जाएगा, 18 चौक 72 और 7 चौक 28, यानी 18:7। करेक्ट आंसर इसका बी है। 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है। तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण छात्रों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है? यदि इसको इस पे दिखाया जाए तो किसके? कॉलेज सी का, सी कॉलेज का कितना ये कोण बनेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल निकाल लो। टोटल जब हम सम करेंगे सारे कॉलेजों का, चूंकि यहाँ से हम लोगों ने, ये कौन सा 94 नंबर है ना, 94 नंबर हमने हल किया है। यहाँ पर कुल आपका जब जोड़ेंगे सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थी तो 1180 आएगा। कॉलेज सी के 260, तो 260/1189 गुणे, चूंकि पूरा एंगल कितना होता है सेंटर पर? 360, तो 360 का जितना ये आएगा हिस्सा वही उसका कोण होगा, तो ये 79 डिग्री आया। तो इसका करेक्ट आंसर है 79, कहाँ पर हो? 94, ये 79 करेक्ट आंसर इसका सी है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है? ठीक है, तो निकाल दो, चूंकि 2016 सी और 2017 ए, 2016 के सी 88 और 2017 के ए 74, 88 और 74 का अनुपात पूछा है, तो निकाल देते हैं। और क्या, 88:74, 88:74। अब इसको काटोगे तो
44 आ जाएगा। और 4 से कट रहा है कि नहीं? नहीं कट रहा है। 2 से कट रहा है तो 44 और ये 37, 44 अनुपात 37 यानी करेक्ट आंसर सी है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ये 96 से 100 तक का क्वेश्चन है। इसमें भी दिया गया है एक तालिका, एक गांव में वर्ष 2011 से 16 तक के शिक्षित लोगों तथा कुल जनसंख्या को दर्शाया गया है। ये शिक्षित लोग हैं और ये कुल संख्या है। ये 2011, 2012, 2013, 14, 15 और 16 6 वर्षों का दिखाया गया है पूरा डाटा। अब पूछा गया है इससे प्रश्न, कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे? तो भैया शिक्षित लोगों की संख्या 2012 में कितनी थी? 814। और टोटल जनसंख्या कितनी थी? तो टोटल जनसंख्या थी 372, 3072। 3072 गुणे 100। अब इसको जब काटे पीटेंगे तो आपका आ जाएगा 26.5 यानी 49। तो करेक्ट आंसर ए 26.49 आ जाएगा। 97 नंबर है कि वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि लगभग हुई है? 97 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 11 की तुलना में 12 में कितनी हुई है, यानी इससे तुलना करानी है। तो जिससे तुलना करानी होती है उसको नीचे लिखते हैं, 3042 बटे इसके और इससे 3000, तो 3072 में से 3042 जब घटाओगे तो कितना बचेगा? 30 1%, कितना? 1 आ जाएगा, क्योंकि ये लगभग थोड़ा सा 1 से कम ही आएगा, लेकिन लगभग लगभग हम लोग 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 से छोटा और क्या आएगा। क्योंकि यहाँ पर 30,042 है। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की जो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 98 नंबर क्वेश्चन है। तो चूंकि 2014 की तुलना किससे 2014 में कराई गई है? कितने थे? 3070, 3750, 3750 नीचे लिखेंगे और घटा देंगे 14 और 15 को। तो यहाँ 3940 में से 3750 जब हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा? 130 आएगा ऊपर और गुणे 100। इसको जब काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा एकदम से 10.4%। 10.4% आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक के शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या थी? 11 से 16 के बीच का पूछा है 99 नंबर क्वेश्चन। तो ये 99 नंबर को हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, या फिर हम लोग 11 से 16 तक पूछा है। 11 में इनका देखिए 2712, 814, 917, 1250 और 1380 और 1560। ठीक है, औसत पूछा है तो इसको हम लोग लिख लें। यहाँ पर लिखते हैं 98 नंबर कितना है? 712, 814 और क्या था? 917, 1200, 917, 1250 प्लस कितना था? 1380 प्लस 1560 सबका बटे 6, क्योंकि 11 से 16, 11 से 16 कितने? 6 वर्ष ही हैं, तो बटे 6। इनको सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 66 33 बटे 6। और इसको जब कट करेंगे तो 11 का नम 11, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 115 दशमलव 100, सॉरी ये गलत है, 110, 100, 1000, 6 कम 6, 6 कम 6, ये 3 कम जाएगा, नहीं जाएगा, 6 पंचे 30 दशमलव 6 पंचे 30। तो ये आपका आएगा 1105.5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 98 का क्या होगा? 1105.5 यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, 2015 की तुलना में 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितनी कमी हुई? तुलना किससे करानी है? 2015 से, तो इसको नीचे लिखेंगे। तो पहले देख लेंगे 2015 में जनसंख्या थी कितनी। तो 2015 में जो जनसंख्या थी वो थी 3940।
कितनी थी, लेकिन शिक्षित लोगों की पूछा तो 1380 कितने थी शिक्षित लोगों की, तो 1380 बटे घटाएंगे ये 15 फिर कितना हुआ 2014 और उसके 16 के बीच में 1250 है और ये 1380 है। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे किस में से 1380 में से 1250, 1380 में से 1250 क्योंकि 14 में कुछ कमी थी, 13 में 15 में बढ़ गई, अब गुणे 100 कर देंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 130.13 काट पीट के हल करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा लगभग 9.425%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 9.42%। तो यहाँ पर हो जा रहा है इसके 100 क्वेश्चन का समापन। ठीक है, बाकी प्लेलिस्ट को वॉच करते रहिएगा और आपको इस चैनल पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, और आप चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।